हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अंतरा ने घोस्ट हाउस से बाहर आकर ऋषभ से पूछा था कि उसकी महेश दीक्षित के साथ मीटिंग कैसी रही। ऋषभ ने अंतरा को बताया था कि कुछ भी हो जाए महेश अपने होने वाले दामाद रुद्र को छोड़कर किसी और कंपनी के साथ काम नहीं करेगा। ऋषभ को महेश दकियानूसी ख्यालों वाला लगा था। महेश के बारे में ऋषभ का ओपिनियन सुनकर अंतरा ने कुछ नहीं कहा। वह सिर्फ मुस्कुराई। अंतरा को ख्याल आया कि जिस हिसाब से महेश ने ध्रुव को सर पर चढ़ा कर रखा था, उससे यह बात साफ जाहिर थी कि महेश एक अच्छा इंसान नहीं था। यहाँ तक कि जब महेश के पास कुछ नहीं था तब भी अंतरा की माँ ने महेश के बच्चे को जन्म देने का फैसला किया था। लेकिन महेश उसकी माँ को भी अपने हाल पर छोड़कर भाग गया था और अंतरा की मामी से शादी कर ली थी। यह एक वजह भी अंतरा को महेश से नफरत करने के लिए काफ़ी थी। अंतरा यह सब सोच रही थी तब ऋषभ ने उसे कहा, और एक बात, महेश की वाइफ भी जैसी दिखती हैं वैसी बिल्कुल नहीं है। वह चिकनी चुपड़ी बातें करने में माहिर है। वह मुझे काफ़ी चालाक औरत लगी। इतना कहने के बाद ऋषभ ने अंतरा को बताया कि आहूजा निवास में जो कुछ अंतरा को सहना पड़ा था वह लता गायत्री को हरगिज सहने नहीं देगी। और फिर उसने अंतरा को सलाह दी कि अब जितना वह रुद्र से दूर रहेगी उतना उसके लिए अच्छा है। यह बात सुनकर अंतरा ने ऋषभ को जवाब दिया कि वह तो हमेशा यही कोशिश में रहती है कि वह रुद्र और उसके परिवार से दूर रहे, लेकिन रुद्र खुद ही उसके पीछे पड़ा रहता है। अब तो अंतरा ने रुद्र को यह भी बता दिया था कि उसके दादा ने उन दोनों की शादी क्यों करवाई थी। इसलिए अब अंतरा को आहूजा परिवार से वास्ता रखने की कोई वजह भी नहीं बची थी। अंतरा को रुद्र की दुखती रग पता थी, इसलिए उसे यकीन था कि अब से रुद्र उसके साथ कोई उल्टी सीधी हरकत करने की हिम्मत नहीं करेगा। अरे अंतरा बेटा, तुम आ गई। अंतरा यह सब सोच रही थी तब उसे लता की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि लता उसके पास आ चुकी थी। उसके हाथ में एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी। लता ने अपनी नकली मुस्कान के साथ वह कोल्ड ड्रिंक की बोतल अंतरा की तरफ आगे बढ़ाई और कहा, आराम से बैठकर यह कोल्ड ड्रिंक पी लो। एक तो इतनी गर्मी और ऊपर से ध्रुव, मुझे पता है मेरे शरारती बच्चे को संभालना आसान काम नहीं है। तुम थक गई होगी ना। लता के हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखकर अंतरा सतर्क हो गई और उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, थैंक यू, लेकिन मुझे प्यास नहीं लगी। लता ने अंतरा की हरकत देखकर कहा, अरे बेटा, इसमें कोल्ड ड्रिंक ही है, देखो बोतल का सील भी नहीं टूटा है। इतना बोलकर लता ने बोतल का सील महेश को दिखाते हुए कहा, है ना मिस्टर दीक्षित, देखिए। इतने शब्द महेश का गुस्सा भड़काने के लिए काफ़ी थे। महेश ने खड़े होते हुए कहा, यह क्या इंडिया की प्राइम मिनिस्टर है जो इसे हर चीज़ चख कर देनी पड़ेगी। अंतरा ने महेश को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ऋषभ महेश के बर्ताव से नाराज था। वह महेश को कुछ बोलने जा रहा था पर अंतरा ने उसे रोक लिया। अंतरा ने अपना सर ना में हिलाते हुए ऋषभ को इशारा किया कि इतनी छोटी बात के लिए उसे महेश दीक्षित जैसे आदमी को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। भले ही महेश कितना भी दकियानूसी और पुराने ख्यालों वाला क्यों ना हो, फिर भी वह एक बड़ा गार्डन डिज़ाइनर था। अगर वह ऋषभ का दुश्मन बन गया तो विक्रांत के नए रियल एस्टेट के बिजनेस में प्रॉब्लम खड़ी कर सकता था। महेश की बात सुनकर लता ने मामले को शांत करने का नाटक किया और महेश से कहा, सुनिए, आप शांत रहिए। अंतरा समझदार लड़की है, पता नहीं वह ऐसे क्यों पेश आ रही है। इतना बोलकर लता ने अंतरा को शांति से बैठकर इस मुद्दे पर बात करने का सुझाव दिया, लेकिन अंतरा ने बैठने से साफ इनकार कर दिया और गायत्री की तरफ मुड़ी, जो कि महेश की बगल में बैठी थी। अंतरा ने गायत्री से कहा, घोस्ट हाउस में मुझे ध्रुव मिल नहीं रहा है, तुम उसकी बहन हो, इसलिए अंदर जाकर उसे लेकर आओ। अंतरा के अचानक से ऐसा कहने पर गायत्री चौंक गई।
मैं? अंतरा ने समझाया कि गायत्री भी जानती है कि ध्रुव अंतरा को पसंद नहीं करता, इसलिए अंतरा के बहुत बार आवाज़ लगाने पर भी ध्रुव जवाब नहीं दे रहा था। अब गायत्री के अंदर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। अंतरा की बात सुनकर गायत्री काँप उठी। घोस्ट हाउस की बुरी और डरावनी यादें अभी तक गायत्री के मन में ताज़ी थी। वह दोबारा वहां पर कदम भी नहीं रखना चाहती थी। उसने मदद मांगने की नज़र से लता के सामने देखा, लेकिन लता ने भी गायत्री से कह दिया कि वह रुद्र को साथ में लेकर जाए, वह ध्रुव को ढूंढकर वापस ले आए। लता ने गायत्री को यह सूचना दी ही थी कि महेश अपनी जगह पर एक झटके से खड़ा हो गया। उसने गुस्से से अंतरा को घूरते हुए कहा, ध्रुव का ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अंतरा को पता था कि ध्रुव गायब है। यह जानकर महेश जरूर गुस्सा होगा, इसलिए उसे कोई हैरानी नहीं हुई। अंतरा ने धीरे से कहा, सॉरी मिस्टर दीक्षित, मैं ठीक से ध्रुव का ख्याल नहीं रख पाई। अंतरा की बात सुनने के बाद महेश ने कुछ देर तक अंतरा को घूरा और फिर कहा कि उन्हें सबसे पहले ध्रुव को ढूंढना चाहिए, क्योंकि वह अंदर शायद डरा हुआ होगा। और फिर महेश ने गायत्री को ध्रुव को ढूंढ कर लाने के लिए कहा। गायत्री दुविधा में थी। एक तरफ वह उस घोस्ट हाउस में वापस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ अगर वह नहीं गई तो महेश को लगेगा कि उसे ध्रुव की कोई परवाह नहीं है। और गायत्री को अभी अपने आगे के सारे प्लान के लिए महेश के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली थी, इसलिए वह महेश को हरगिज़ नाराज़ नहीं कर सकती थी। लता ने गायत्री को आंखों से इशारा किया। गायत्री ने वह इशारा देखकर खुद को तैयार किया। ठीक है, मैं जाकर ध्रुव को ले आती हूँ। रुद्र, तुम चल रहे हो ना मेरे साथ? यह सुनकर रुद्र ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, तुम जाओ, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मुझे थोड़ा आराम करना पड़ेगा। रुद्र की बात सुनकर लता ने रुद्र को हैरानी से पूछा कि उसे अचानक से क्या हो गया। रुद्र ने बताया कि ऐसा कुछ सीरियस नहीं है, वह थोड़ा आराम कर लेगा तो ठीक हो जाएगा। लता ने रुद्र को लापरवाही ना करके डॉक्टर के पास जाने का सुझाव दिया। लता का सुझाव सुनकर रुद्र का दिमाग तेज रफ्तार से दौड़ने लगा और उसे ख्याल आया। रुद्र ने एक सेकंड के लिए अंतरा की तरफ देखा और तुरंत नज़र हटाकर लता से कहा, आप ठीक कह रहे हैं, मैं अभी डॉक्टर के पास जाता हूँ, लेकिन फिर कार मुझे लेकर जानी पड़ेगी और यहाँ टैक्सी मिलना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए फिर मिस्टर मलिक को आपके साथ जाकर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। रुद्र की बात सुनकर ऋषभ समझ गया कि रुद्र के दिमाग में कोई तो प्लानिंग चल रही है, इसलिए उसने तुरंत मना कर दिया और बताया कि उसकी कार में एक साथ इतने सारे लोग तो बैठ नहीं पाएंगे। ऋषभ ने सुझाव दिया कि रुद्र महेश और लता को अपने साथ ले जाकर ड्रॉप कर दे और उसके बाद डॉक्टर के पास चला जाए, और फिर जैसे ही गायत्री और ध्रुव वापस आ जाएंगे तो बाद में ऋषभ उन्हें ड्रॉप कर देगा। यह अरेंजमेंट भी ठीक ही था, लेकिन ऋषभ और रुद्र की कोल्ड वॉर महेश को छोड़कर बाकी सब ने महसूस की। रुद्र ने ताना मारते हुए सीधा पूछ लिया, मिस्टर मलिक, आप मेरी फियांसे के लिए यहाँ रुकना चाहते हो या अंतरा के लिए? ऋषभ ने भी पलटवार किया, अंतरा मेरी एम्प्लॉय है और अभी हमारे वर्किंग आवर्स ख़त्म नहीं हुए, हम लोग यहाँ से सीधा ऑफिस जाने वाले हैं, आपको इससे कोई दिक्कत है? यह सुनकर रुद्र को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वह कुछ करने की हालत में नहीं था। पर फिर भी लता समझ गई थी कि उन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। आखिर में लता ने रुद्र से कहा, तुम्हारी हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए तुम डॉक्टर के पास जाओ और हमारी बिल्कुल फिक्र मत करो, हम वापस आने का अरेंजमेंट देख लेंगे, मिस्टर मलिक को परेशान नहीं करेंगे बस। अब लता की बात से सहमत ना होने का कोई सवाल ही नहीं था, इसलिए रुद्र मान गया। रुद्र पहले निकल रहा था, इस बात से महेश बिल्कुल खुश नहीं था, लेकिन रुद्र की तबीयत का सवाल था, इसलिए उसने इस बात पर गुस्सा नहीं जताया। मगर महेश के चेहरे पर उसकी नाराज़गी साफ नज़र आ रही थी।
लता ने रुद्र से कहा। लेकिन बेटा, अगर तुम अकेले ड्राइव करोगे तो मुझे फिक्र रहेगी। एक काम करो, गायत्री को अपने साथ लेकर जाओ। ध्रुव को मैं ढूंढ लूंगी। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर वह जहाँ भी होगा वहाँ से ज़रूर बाहर आ जाएगा। लेकिन महेश को यह हरगिज़ मंजूर नहीं था। उसने लता को अंदर जाने से साफ मना कर दिया। महेश का कहना था कि आज के जवान लोग बहुत बेरहम हैं। उन लोगों के होने के बावजूद वह लोग अपने बुजुर्गों से काम करवाना चाहते हैं। लता ने मुस्कुराते हुए महेश को समझाया कि उनको भी समझना पड़ेगा ना कि सारे बच्चे बिजी हैं। यह सुनकर महेश और गुस्सा हो गया कि उसका बेटा गायब है और किसी को पड़ी नहीं है। रुद्र को डॉक्टर के पास जाना है, यह बात समझ में आती है, लेकिन सब लोग तो बीमार नहीं है ना। बाकी के लोग ऐसे क्या काम में बिजी हैं? यह कहते हुए महेश ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा। महेश की बात का यह मतलब था कि अंतरा को जाकर ध्रुव को ढूंढना चाहिए। अंतरा को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन महेश जानता था कि ध्रुव अंतरा के साथ बाहर नहीं आएगा, इसलिए उसने गायत्री को भी अंतरा के साथ जाने कहा। अब गायत्री को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने महेश से कहा, ठीक है पापा, मैं ध्रुव के साथ ही वापस लौटूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। यह सुनकर महेश ने एक आह भरी और गायत्री को बताया वह एक जिम्मेदार बहन है। गायत्री महेश के सामने मुस्कुराई और अंतरा के पास जाकर पूछा, चले? अंतरा ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिलाया। जाते जाते अंतरा ने देखा कि लता और गायत्री आंखों आंखों में कुछ तो बातें कर रही थी। अंतरा को ख्याल आया कि उन दोनों का ज़रूर कोई न कोई तो प्लान है। अंतरा यह सोच ही रही थी कि उसके फ़ोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आया, गायत्री से दूरी बनाए रखना, और नीचे लिखा था, मिस्टर शैडो। मैसेज पढ़कर अंतरा सतर्क हो गई और अपना फ़ोन रख दिया। अंतरा की यह हरकत देखकर गायत्री ने कहा, अरे वाह अंतरा, ऋषभ मलिक वाकई में अच्छा बॉस है। तुम्हें उससे अलग हुए अभी 2 मिनट भी नहीं हुए और उसने तुम्हें टेक्स्ट करना शुरू कर दिया। यह सुनकर अंतरा ने रूखी आवाज़ में जवाब दिया, तुम्हें मेरे मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। अंतरा की बात सुनकर गायत्री ने अपनी नज़रें झुका ली और अंतरा के साथ जो उसने बदतमीज़ी की थी उसके लिए माफ़ी मांगी। अंतरा ने कह दिया कि उसे गायत्री की माफ़ी भी नहीं चाहिए। जो औरत थोड़ी देर पहले पागलों की तरह कुछ भी बोले जा रही थी, वह अचानक माफ़ी मांग रही थी। इसलिए अंतरा सतर्क हो गई। गायत्री का उसके साथ बर्ताव अचानक से 180 डिग्री एंगल से बदल गया था। गायत्री ने अंतरा को समझाया कि वह दोनों ही औरतें हैं और औरतों का दिल एक जैसा होता है। अगर किसी भी औरत का पति दूसरी औरत के पीछे पड़ेगा तो वह औरत अपने इमोशन पर कैसे काबू कर पाएगी। गायत्री ने अपने बारे में सफाई दी कि वह प्रेग्नेंट है, इसलिए अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती। गायत्री ने कबूल किया कि गुस्से में उसी ने गड़बड़ कर दी थी, इसलिए अंतरा उसे माफ़ नहीं करेगी। यह जाहिर सी बात थी। यह सब कहने के बाद आखिर में गायत्री ने अंतरा को रुद्र से दूर रहने की भीख मांगी। गायत्री की यह बात सुनकर अंतरा को समझ आया कि वह उसे माफ़ी क्यों मांग रही थी। अंतरा ने एक आह भरी और गायत्री से कहा, मैं पहले ही बहुत बार बोल चुकी हूँ और आज फिर से दोहरा देती हूँ कि मेरी तुमसे और रुद्र से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए रुद्र को तुम अपने पल्लू से बांध कर रखोगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात कान खोल कर सुन लो, अब तुम्हें अपनी माँ के साथ एक नया बाप और नया भाई मिल गया है। अब तुम्हारा और तुम्हारी माँ का मामा से कोई रिश्ता नहीं रहा, इसलिए उन्हें कभी परेशान मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंतरा की बात सुनकर गायत्री ने सिर्फ मुस्कुराया और इसके साथ ही दोनों फिर से घोस्ट हाउस में दाखिल हुए। वह दोनों दूसरी बार यहाँ आई थी, इसलिए उनको उतना डर नहीं लग रहा था जितना पहली बार लगा था। गायत्री ने हील्स पहनी थी और रास्ता भी थोड़ा उबड़ खाबड़ था, इसलिए वह लड़खड़ाते हुए चल रही थी और कभी कभी हल्का चिल्ला देती थी। अंतरा का पूरा ध्यान मैकेनिज्म ढूंढने में था।
गायत्री ने अंतरा को पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर भी गायत्री ने अपनी बात जारी रखी। क्या तुम्हें भी रोज़ सुबह उल्टी आती है? मुझे तो हल्की सी भी स्मेल आती है तो मैं उल्टी कर देती हूँ। अब भी अंतरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका पूरा कंसंट्रेशन रास्ते पर था। वह बस वैम्पायर के लेवल में पहुंचने ही वाली थी। गायत्री अंतरा के पीछे चलते हुए बड़बड़ा रही थी, लेकिन अंतरा उससे बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। गायत्री ने थोड़ी देर तक कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि अंतरा कोई जवाब ही नहीं दे रही है, तब उसे भी एहसास हुआ कि ज़बरदस्ती करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वह भी चुप हो गई। कुछ कदम चलने के बाद अचानक से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। इसके साथ ही गायत्री घबरा गई और उसने तुरंत जाकर अंतरा का हाथ पकड़ लिया। अंतरा, तुमने सुना बच्चे के रोने की आवाज़? अंतरा ने जवाब देने के बदले गायत्री की पकड़ से छूटने की कोशिश की, लेकिन गायत्री ने उसे इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि अंतरा अपना हाथ छुड़ा नहीं पा रही थी। अंतरा ने इरिटेट होते हुए कहा, गायत्री छोड़ो मुझे। अगर तुम मेरा हाथ इस तरह पकड़ कर रखोगी तो हमें एग्ज़िट नहीं मिलेगा, और अगर एग्ज़िट नहीं मिला तो तुम्हारे भाई को कैसे ढूंढेंगे? अंतरा ने यह रूखेपन से कहा था, इसलिए गायत्री और डर गई थी। उसने अपना सर झुकाते हुए अंतरा को याद दिलाया कि वह बचपन से ही अंधेरे से डरती है। अंतरा ने उसे कह दिया कि अगर ऐसी बात है तो गायत्री बाहर चली जाए, क्योंकि इस तरह से वह अंतरा से टाइम वेस्ट कर रही थी। गायत्री ने साफ मना कर दिया कि उसकी माँ ने उसे ध्रुव को ढूंढने भेजा है, इसलिए वह ध्रुव के बिना बाहर नहीं जा सकती। अंतरा का ध्यान एक जगह पर गया जहाँ पर कुछ बल्ब लगे थे और आसपास थोड़ी रोशनी थी। उसने गायत्री को उन बल्ब के पास जाकर खड़े होने कहा, लेकिन गायत्री वहाँ जाने को भी तैयार नहीं थी। उसने अंतरा को कसकर गले लगा लिया। गायत्री का कहना था कि अगर वह दोनों साथ में रहेंगी तो किसी भूत के आने पर भी एक दूसरे को संभाल लेंगी। गायत्री की यह सब बचकानी हरकतें देखकर अंतरा मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही थी। अंतरा को ख्याल आया कि मिस्टर सैडो ने मैसेज में यही कहा था, गायत्री कोई गड़बड़ करे या ना करे, लेकिन वह बेवकूफ़ ज़रूर है, इसलिए उसे दूर रहना ही सही है। अंतरा अपने ख्यालों में थी, तब उसका फ़ोन बजा, लेकिन गायत्री ने अंतरा को इस तरह से पकड़ रखा था कि वह अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल भी नहीं सकती थी। अंतरा ने गायत्री को डांट दिया, गायत्री मेरा फ़ोन बज रहा है, अब तो छोड़ो। गायत्री ने कहा, ऋषभ मलिक का ही कॉल होगा, बाहर जाकर बात कर लेना, अभी मुझे अकेला मत छोड़ो प्लीज़। अब अंतरा को गुस्सा आया और उसने गायत्री को अपना पूरा जोर लगाकर खुद से अलग किया और उसे दूर जाकर फ़ोन उठाया। फ़ोन की दूसरी तरफ से मिस्टर सैडो की आवाज़ आई, अंतरा, तुम्हें कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं जो कह रहा हूँ वह ध्यान से सुनो। अंतरा ने सिर्फ ओके कहा। मिस्टर सैडो ने अंतरा को जानकारी दी कि उसके आदमियों को पता चला है कि गायत्री का जब रुद्र के साथ अफेयर शुरू हुआ था, उसी वक्त उसका एक दूसरे आदमी के साथ भी रिश्ता था, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि गायत्री के पेट में पल रहा बच्चा रुद्र का ही हो। वह बस इस बच्चे का इस्तेमाल करके रुद्र से शादी करना चाहती है, और अगर ऐसा हुआ तो गायत्री किसी ना किसी बहाने से इस बच्चे को गिराना चाहेगी और उसके लिए अंतरा बलि का बकरा बनेगी। यह जानकारी मिलते ही अंतरा हक्की बक्की रह गई। रुद्र ने शुक्राणु की कमी थी, इसलिए उसके लिए किसी औरत को प्रेग्नेंट करना बहुत मुश्किल था। इसका मतलब यह था कि गायत्री का बच्चा शायद रुद्र का था ही नहीं। अंतरा को मिस्टर सैडो की बात का मतलब अब समझ आ रहा था। अगर गायत्री के साथ अभी कुछ होता है और उसका मिसकैरेज हुआ तो सारा इल्ज़ाम अंतरा पर आएगा, क्योंकि इस वक्त घोस्ट हाउस में उन दोनों के अलावा और कोई है ही नहीं। इसलिए अंतरा को अपने बचाव के लिए कोई विटनेस तक नहीं मिलेगा। मिस्टर सैडो ने अंतरा से पूछा, क्या गायत्री जानबूझकर तुम्हारे करीब रहने की कोशिश कर रही है? अंतरा ने सिर्फ हाँ कहा।
मिस्टर शैडो का कहना था कि गायत्री का ऐसा ही कोई इरादा है, यह तो पक्का नहीं कह सकते, लेकिन अंतरा को सावधान रहना पड़ेगा। लता बहुत चालाक औरत है, उसी ने यह प्लान बनाया हो सकता है। दूसरी तरफ गायत्री अंतरा से ज़्यादा दूर नहीं थी। वह ध्यान से अंतरा की बातें सुन रही थी, लेकिन उसे सिर्फ हाँ, नहीं, ओके यही शब्द सुनाई दे रहे थे। इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंतरा किससे और क्या बातें कर रही है। मिस्टर शैडो ने अंतरा को बताया कि वह मैकेनिज्म ढूंढने में अंतरा की मदद करेगा, इसलिए अंतरा कॉल डिस्कनेक्ट ना करे और घोस्ट हाउस में क्या क्या दिख रहा है वह सब मिस्टर शैडो को बताए। अंतरा ने एक गहरी सांस ली और मिस्टर शैडो को बताना शुरू किया कि वहाँ का स्ट्रक्चर गोलाकार है और थीम वैम्पायर की है। अंतरा ने बताया कि वहाँ पर काफ़ी सारी सूखी डालियाँ हैं और उस पर चमगादड़ लटके हैं। मिस्टर शैडो ने कुछ देर सोचा और अंतरा को बताया कि वैम्पायर को पश्चिमी देशों में शैतान का रूप मानते हैं और हेक्साग्राम उनका सिंबल होता है। अंतरा मिस्टर शैडो की बात ध्यान से सुन रही थी। मिस्टर शैडो ने अंतरा को वहाँ पर हेक्साग्राम ढूंढने कहा। कब से अंतरा के कुछ बोलने का इंतजार कर रही गायत्री उसके नज़दीक गई और पूछा, किससे बात कर रही हो अंतरा? गायत्री को जवाब देने के बदले अंतरा उससे 1 मीटर दूर चली गई। उसका ध्यान आसपास हेक्साग्राम ढूंढने में था। बहुत जल्द अंतरा को एक टेबल पर लोहे का नेकलेस मिला जिसका आकार हेक्साग्राम का था। उसने तुरंत मिस्टर शैडो को इस बारे में बताया। मिस्टर शैडो ने अंतरा को बताया कि अगर उसके आसपास कोई अंधेरी जगह है तो वहाँ पर एक इंसान वैम्पायर बनकर छिपा होगा, इसलिए अंतरा उस जगह से दूर रहे। अंतरा ने बताया कि उसकी बाईं तरफ ही ऐसी जगह है। मिस्टर शैडो ने बताया कि उस जगह की उल्टी तरफ ही दरवाज़ा होना चाहिए। अंतरा मिस्टर शैडो के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आगे बढ़ रही थी, तब उसे एक चीख सुनाई दी। आ अंतरा को पता ही नहीं चला था कि गायत्री कब उसके पीछे आकर खड़ी हो गई थी, लेकिन उसकी बाईं तरफ ही एक सीक्रेट दरवाज़ा था और उसके साथ ही एक फीमेल वैम्पायर भी वहाँ खड़ी थी। उस वैम्पायर के चेहरे पर खून लगा था। उस पर नज़र पड़ते ही गायत्री ने घबराकर अपना बैलेंस खो दिया। गायत्री के पैर में मोच आ गई और वह ज़मीन पर बैठ गई। अंतरा को मिस्टर शैडो ने पहले से ही सिचुएशन के बारे में बता दिया था, इसलिए वह बिल्कुल नहीं घबराई। अंतरा ने हेक्साग्राम नेकलेस को मैकेनिज्म के स्लॉट में लगाया। उसके साथ ही सीक्रेट दरवाज़ा खुल गया। गायत्री ज़मीन पर बैठकर अंतरा से मदद मांग रही थी। अंतरा ने गायत्री को सलाह दी कि आगे का लेवल और डरावना है, इसलिए उसे आगे बढ़ने के बदले वापस बाहर चले जाना चाहिए। लेकिन गायत्री ने अंतरा के साथ जाने की जिद की। गायत्री ने कहा कि ध्रुव उसका भाई है, इसलिए वह उसे ढूंढकर ही बाहर जाएगी। अंतरा ने गायत्री से कहा, अगर ऐसा है तो खड़ी हो जाओ और मुझे चलकर दिखाओ। लेकिन गायत्री के पैर में दर्द हो रहा था, वह कहाँ से खड़ी हो पाती। फिर भी गायत्री ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके खड़े होने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रही। अब अंतरा ने सीधा वैम्पायर बनी लड़की से कहा, आपको तकलीफ़ देने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन यह औरत प्रेग्नेंट है और ऊपर से इसके पैर में चोट आई है। आप प्लीज़ किसी को बुलाकर इन्हें बाहर भेज दीजिए, क्योंकि अगर इसे कुछ हो गया तो आपके इस घोस्ट हाउस की बदनामी होगी। अंतरा की बात सुनकर वह लड़की भी घबरा गई। उसने तुरंत अपने पॉकेट से वॉकी टॉकी निकाला और टीम को डाटा कि उन लोगों ने एक प्रेग्नेंट औरत को अंदर कैसे आने दिया। उसके बाद उसने स्टाफ को अंदर भेजने कहा ताकि गायत्री को बाहर ले जाया जा सके। उसके मैसेज भेजने के कुछ ही देर में स्टाफ वाले आ गए, जिसमें आदमी और औरतें दोनों थे। उन लोगों ने गायत्री को खड़ा होने में मदद की और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए पूछा। गायत्री का प्लान चौपट हो गया था। उसने चिढ़ते हुए कहा, छोड़ो मुझे, मैं ठीक हूँ और जब तक मेरा भाई नहीं मिल जाता तब तक मैं कहीं नहीं जा रही। स्टाफ वालों ने गायत्री को बताया कि घोस्ट हाउस में प्रेग्नेंट औरतें अलाउड ही नहीं है, यह उनका रूल है। उन लोगों ने गायत्री को भरोसा दिया कि वह लोग उसके भाई को ढूंढने के लिए किसी को भेज देंगे।
उन लोगों की बात सुनकर गायत्री ने अंतरा की तरफ इशारा करते हुए बताया कि फिर अंतरा को भी बाहर ले जाना चाहिए क्योंकि वह भी प्रेग्नेंट है। गायत्री की बात सुनकर स्टाफ वाले हैरान हो गए। उन्होंने अंतरा को भी यही बताया कि अगर वह प्रेग्नेंट है तो उसे भी उनके साथ बाहर जाना पड़ेगा। अंतरा ने धीरे से कहा, आप लोग इसकी बातों पर भरोसा कर रहे हैं, मैं तो इसे जानती भी नहीं। यह सुनकर स्टाफ वाले और कंफ्यूज हो गए। गायत्री ने गुस्से से उन लोगों को बताया कि अंतरा बकवास कर रही है, वह दोनों कज़न बहनें हैं। अंतरा ने गायत्री की तरफ देखकर कहा, देखिए मिस, मैं देख रही हूँ कि जब से मैं इस घोस्ट हाउस में आई हूँ तब से आप मेरे साथ साथ घूम रहे हो। आपने मुझे बताया कि आपको प्रेगनेंसी की वजह से वोमिटिंग वगैरह हो रही है। आप मुझे बहन बहन बुला रही थी, यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन आप तो एकदम मुझसे चिपक कर चलने लगी। आपका इरादा क्या है? हाँ? गायत्री ने सफाई दी कि उसे अंधेरे से डर लगता है, इसलिए वह अंतरा के नज़दीक रहना चाहती थी। अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा है तो फिर आप बाहर चले जाओ, यही बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं आपको जानती नहीं, इसलिए अगर आपको कुछ हो गया तो मैं तो कोई जिम्मेदारी लूँगी नहीं। अंतरा ने यह कहते हुए अपने हाथ खड़े कर दिए। गायत्री अंतरा पर चिढ़ गई कि वह उससे अनजान बनने का नाटक क्यों कर रही है। अंतरा ने जवाब दिया कि जिसे शक हो वह सीसीटीवी कैमरा में देख सकता है कि जब से वह दोनों अंदर आए हैं सिर्फ गायत्री अंतरा के पीछे घूमते हुए बातें कर रही थी, लेकिन अंतरा उसे कोई जवाब नहीं दे रही थी। गायत्री प्रेग्नेंट थी, इसलिए अंतरा उसे बाहर तो नहीं निकाल सकती थी, तो मजबूरन अंतरा को गायत्री से दूर भागना पड़ रहा था। अगर वह गायत्री को जानती तो उसे इग्नोर क्यों करती। अंतरा के यह कहते ही अब स्टाफ वाले अलग ही नज़र से गायत्री की तरफ देखने लगे, क्योंकि पिछले महीने ही इस अम्यूज़मेंट पार्क में एक किस्सा हुआ था। एक प्रेग्नेंट औरत जानबूझकर खतरनाक राइड्स में बैठी थी और आखिर में उसे अबॉर्शन करवाना पड़ा था। और पार्क की इंटरनल इंक्वायरी में पता चला था कि स्टाफ की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ था, और आखिर में वह औरत कोई लीगल एक्शन ना ले, इसलिए मैनेजमेंट को उस औरत को बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ी थी। यह बात याद आते ही स्टाफ वालों को गायत्री पर शक होने लगा कि कोई प्रेग्नेंट औरत इतने हाई हील्स कैसे पहन सकती है। क्या वह भी जानबूझकर घोस्ट हाउस में आई होगी? इसके पीछे अगर कोई गलत इरादा नहीं था तो फिर क्या था? गायत्री भी घबराई हुई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। और फिर अंतरा ने अपना आखिरी वार किया, अगर कोई नाटक करके तुम मुझसे पैसे ऐंठना चाहती हो तो मैं बता दूं कि तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। स्टाफ वाले अंतरा की बात का इशारा समझ गए थे कि अंतरा के पास भले ही पैसे ना हो, लेकिन अम्यूज़मेंट पार्क के पास बहुत पैसा है, इसलिए अगर गायत्री को बाहर नहीं ले जाया गया तो पिछले महीने जो हुआ था वापस वही होगा और उन सब की जॉब चली जाएगी। उन लोगों ने तुरंत स्ट्रेचर खोला और सख्ती के साथ गायत्री से कहा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी गायत्री और उसके बच्चे की तबीयत है, इसलिए गायत्री को बाहर जाना ही पड़ेगा। उसके बाद गायत्री को स्ट्रेचर पर लेटाया गया और स्टाफ उसे घोस्ट हाउस से बाहर ले गया। अब जाकर अंतरा ने चैन की सांस ली। अंतरा का ध्यान गया कि उसने अब तक मिस्टर शैडो का कॉल डिस्कनेक्ट नहीं किया था। उसने तुरंत फ़ोन कान पर लगाया। सामने से मिस्टर शैडो की आवाज़ सुनाई दी, क्या तुम्हें विक्रांत ग्रोवर की एंटरटेनमेंट एजेंसी ज्वाइन करनी है? अंतरा को मिस्टर शैडो का सवाल बिल्कुल समझ नहीं आया। उसने हंसते हुए पूछा, क्या? मिस्टर शैडो ने अंतरा को बताया कि वह एक्टिंग अच्छी कर लेती है, इसलिए अगर वह एक्ट्रेस बनेगी तो उसका फ्यूचर ब्राइट रहेगा। अंतरा समझ गई थी कि मिस्टर शैडो उसे छेड़ रहे थे, क्योंकि उसने घोस्ट हाउस के स्टाफ के सामने नाटक किया था कि वह गायत्री को जानती ही नहीं। मिस्टर शैडो ने अंतरा को बताया कि पुरानी अंतरा आज वापस लौट आने से वह बहुत खुश हुआ है। यह सुनकर अंतरा ने एक आह भरी। रुद्र से शादी करने से पहले अंतरा बिल्कुल ऐसी ही थी। वह अपने मामाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर
जिम्मेदारियां निभाती थी। अंतरा के मामा आखिर एक आदमी थे। एक औरत की तरह घर संभालना उनके बस की बात नहीं थी। इसलिए पैसे कमाने के साथ साथ घर का ज़्यादातर काम भी अंतरा ही देखती थी। उस वक्त अंतरा उसके परिवार की सुपर वुमेन थी। अंतरा अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने मिस्टर शैडो को बताया कि उसमें गायत्री जितना तो टैलेंट नहीं है कि अपनी एक्टिंग से किसी भी आदमी को अपना दीवाना बना सके। मिस्टर शैडो ने जवाब दिया कि गायत्री और अंतरा में यही फ़र्क है कि गायत्री को एक्टिंग करनी पड़ती है और अंतरा स्वाभाविक रूप से ऐसी है कि सब उसे पसंद करते हैं। मिस्टर शैडो का कहना था कि आहूजा निवास में 4 साल रहने की वजह से अंतरा ने अपनी असली स्ट्रेंथ खो दी थी। रुद्र और उसकी माँ ने अंतरा को अपने वश में कर लिया था। मिस्टर शैडो की बातें सुनते हुए अंतरा ने आगे चलना जारी रखा था। पहले वह थोड़ी नर्वस थी। उसे पता नहीं था कि आगे कौन सा लेवल आने वाला था, लेकिन मिस्टर शैडो की आवाज़ सुनने से उसे काफ़ी सुकून मिल रहा था। अंतरा को एहसास हुआ कि प्यार में शायद एक दूसरे का साथ ही सबसे ज़्यादा मायने रखता था। अंतरा ने अचानक मिस्टर शैडो से पूछा, क्या आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड को मैं जानती हूँ? मिस्टर शैडो ने जवाब दिया, हाँ, हो सकता है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। यह सुनते ही अंतरा ने तुरंत अगला सवाल पूछा, क्या वह मेरी क्लासमेट थी या फिर मेरी कोई कलीग? मिस्टर शैडो ने एक गहरी सांस ली और अंतरा से सीधा पूछ लिया कि क्या उसे शक है कि वह औरत उसकी खास दोस्त तन्वी है। यह सुनकर अंतरा शर्मिंदा हो गई। मिस्टर शैडो ने अपनी शांत आवाज़ में अंतरा को समझाया कि विक्रांत ग्रोवर उसका खास दोस्त है और विक्रांत तन्वी को काफ़ी वक्त से पसंद करता है, इसलिए मिस्टर शैडो का तन्वी को पसंद करने का सवाल ही नहीं है। अंतरा ने शर्मिंदगी के साथ मिस्टर शैडो को बताया कि वह उसकी कोई परीक्षा नहीं लेना चाहती थी। उसे बस ऐसा लगा था कि कहीं वह तन्वी तो नहीं। मिस्टर शैडो ने कहा, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं साफ साफ कहता हूँ, वह तन्वी नहीं है। यह कहने के बाद मिस्टर शैडो ने अंतरा को समझाया कि वह जानता है कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अंतरा को बतानी ज़रूरी हैं। जब वह अंतरा को अपनी असली पहचान बताएगा तब अंतरा समझ जाएगी कि उसने यह सब अंतरा से क्यों छुपाया था। यह सब सुनकर अंतरा थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई और फिर उसने कबूल किया कि वह बेकार में ही इतना कुछ सोच रही थी। मिस्टर शैडो ने अंतरा को भरोसा दिया कि वह ज़िंदगी भर अंतरा का सहारा बनेगा, इसलिए उसे फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा कि उसे उम्मीद है कि अब अंतरा हमेशा ऐसे ही कॉन्फिडेंट रहेगी। उन दोनों की बातें चल रही थी, तब फिर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। अंतरा को लगा कि वह आवाज़ बहुत नज़दीक से आ रही थी। इस बार फ़ोन में मिस्टर शैडो को भी वह आवाज़ सुनाई दी, इसलिए उसने अंतरा से पूछा, क्या तुम्हें ध्रुव मिल गया? अंतरा ने जवाब दिया, अभी तो नहीं, और यह आवाज़ उसी की है यह भी पता नहीं। मिस्टर शैडो ने अंतरा को सुझाव दिया कि ध्रुव जैसे घमंडी बच्चे के साथ डील करने के लिए सबसे पहले उसे पटाकर अपने अधीन करना बहुत ज़रूरी है, तभी वह अंतरा की बात सुनेगा और उसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। उसके बाद मिस्टर शैडो ने अंतरा को और कुछ सूचनाएं दी। अंतरा ने वह सब समझने के बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करके आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ी। कुछ ही देर में वह घोस्ट हाउस के तीसरे लेवल तक पहुंच गई। इस लेवल में कब्रिस्तान का सेटअप था। हर जगह कब्र और उस पर लगे पत्थर दिख रहे थे। रोने की आवाज़ कोने की एक कब्र के पीछे से आ रही थी। ध्रुव, क्या तुम यहाँ पर हो? अंतरा के यह बोलते ही रोने की आवाज़ बंद हो गई। अंतरा थोड़ा आगे बढ़ी तो उसे डार्क ब्लू कलर के कपड़े दिखे। अंतरा को याद आया कि ध्रुव ने आज इसी कलर का स्पोर्ट्स सूट पहना था, मतलब यह ध्रुव ही था। अंतरा ने एक आह भरी और ध्रुव के नज़दीक जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। यहाँ से चली जा कमीनी, मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी, मुझे मॉम डैड चाहिए। यह कहते हुए ध्रुव ने अंतरा का हाथ झटक दिया और जाकर एक कब्र के पीछे छिप गया। जा यहाँ से जा,
सब तेरी वजह से हुआ है। मैं डैड से कहूँगा तुझे जान से मार दे। ध्रुव कुछ ज़्यादा ही घबराया हुआ था। उसका दिमाग शायद हिम्मत हार चुका था। एक शैतान बच्चा आज बेबस हो गया था। जिस अंतरा को वह कुछ घंटे पहले तक प्रीटी वुमन कह रहा था, वह उसके लिए फिर से वही कमीनी बन गई थी जिसने उसका बास्केटबॉल फेंक दिया था और उससे ज़बरदस्ती माफ़ी भी मंगवाई थी। अब ध्रुव सिर्फ अपने माँ बाप पर भरोसा कर सकता था। अंतरा ने एक आह भरी और कोने में खड़ी हो गई। उसने ध्रुव को ज़्यादा जोर ना देते हुए अपना गुस्सा निकालने दिया। लगभग आधा घंटा गुजरने के बाद ध्रुव का रोना धीरे धीरे बंद हो गया था। शायद वह रो रो कर एग्जॉस्ट हो चुका था। ध्रुव ने अपने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में अंतरा के लिए नफरत थी। मुझे ऐसे डरा हुआ देखकर तुझे बहुत मज़ा आ रहा होगा ना। मैं जानता हूँ तुमने यह सब जानबूझकर किया है। ध्रुव ने अंतरा से यह कहा। अंतरा ने प्यार से जवाब दिया, तुम्हें परेशान देखकर भला मुझे क्यों मज़ा आएगा। ध्रुव का कहना था कि वह अंतरा को कमीनी कहता है और घोस्ट हाउस में एंटर होने के बाद उसने अंतरा को भूत की तरफ धक्का दे दिया था, इसलिए जाहिर सी बात है कि अंतरा उससे नफरत करती होगी। अंतरा ने ध्रुव की उसकी बात कहने दी और फिर ध्रुव ने अंतरा को बता दिया कि उसे अंतरा की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अंतरा वहाँ से दफ़ा हो जाए। यह सुनकर अंतरा ने ध्रुव से पूछा कि क्या वह सबको ऐसे ही दफ़ा हो जाने को कहता है। ध्रुव ने अकड़ से जवाब दिया कि वह ऐसा ही है। अंतरा उसका क्या कर लेगी। अंतरा ने भी ध्रुव से कह दिया कि जब तक ध्रुव शांति से बात नहीं करेगा तब तक अंतरा उसके साथ कोई बहस नहीं करेगी। यह सुनकर ध्रुव को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह इस घोस्ट हाउस में फंसा हुआ था। अगर उसे अपने माँ बाप से अंतरा की शिकायत भी करनी है तब भी उसे पहले यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा और बाहर जाने के लिए उसे अंतरा की ही मदद लेनी पड़ेगी। थोड़ा सोचने के बाद ध्रुव को एहसास हुआ कि अंतरा के मन में उसके लिए गुस्सा या बैर नहीं है। ध्रुव धीरे से कब्र के पत्थर के पीछे से बाहर आया और उसने अंतरा से पूछा, क्या तुम सच में यहाँ मेरा मजाक उड़ाने नहीं आई। अंतरा ने जवाब दिया, तुम्हारा मजाक उड़ाकर मुझे क्या मिलेगा। ध्रुव का कहना था कि वह शुरू से ही अंतरा को परेशान करता आया है, इसलिए ध्रुव की ऐसी हालत देखकर अंतरा को खुशी मिलेगी। अंतरा ने ध्रुव को समझाया कि सिर्फ उसका मजाक उड़ाने के लिए वह पूरा दिन घोस्ट हाउस में क्यों रहेगी। उसके बदले अंतरा दूसरी राइड्स एंजॉय कर सकती थी। ध्रुव को अंतरा की बात ठीक लगी। अंतरा चाहती तो दूसरी राइड्स में जा सकती थी, लेकिन वह ध्रुव को ढूंढने के लिए वहीं पर रुकी थी। तुम्हारा नाम क्या है। ध्रुव ने अंतरा से पूछा। अंतरा ने अपना नाम बताया। उसके बाद ध्रुव ने अंतरा से पूछा कि क्या उसे घोस्ट हाउस के भूतों को देखकर डर नहीं लगा था। अंतरा ने ध्रुव को जवाब दिया कि वह अपनी मर्जी से यहाँ आई थी, इसलिए डर के कोई फ़ायदा नहीं था। और फिर अंतरा ने ध्रुव को समझाया कि इंसान को हमेशा अपने डर को अपनी ताकत बनाना चाहिए। अंतरा ने यह नम्रता से कहा था, लेकिन उसके शब्दों में काफ़ी वज़न था। ध्रुव धीरे धीरे कब्र के पीछे से बाहर आया। अंतरा को महसूस हुआ कि ध्रुव अब काफ़ी शांत हो गया था। उसने धीरे से पूछा, तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना है। ध्रुव ने अहंकार से कहा, मैं लड़का हूँ, मुझे किसी लड़की की मदद की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर अंतरा ने ध्रुव से कह दिया कि वह चली जाएगी। ध्रुव को अगर अकेले वहाँ रुकना है तो वह रुक सकता है। ध्रुव थोड़ा शर्मिंदा हो गया और उसने अंतरा से कहा कि उसके मॉम डैड उसे बहुत प्यार करते हैं। अभी वह गायब है, फिर भी वह उसे ढूंढने क्यों नहीं आए। अंतरा ध्रुव को असली वजह बता देना चाहती थी कि उसकी माँ उसकी सौतेली बहन के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रही थी। उसका बाप एक घमंडी आदमी है जिसे अपनी औलाद के गायब होने के बाद भी सिर्फ दूसरों को ऑर्डर्स देना आता है। लेकिन अंतरा ऐसा कुछ कह नहीं पाई और उसने ध्रुव से सिर्फ इतना कहा कि उसके माँ बाप बिजी हैं। यह सुनकर ध्रुव चिढ़ गया। ऐसे कौन से काम में बिजी हैं। मैं उन दोनों का इकलौता बेटा हूँ, मुझसे ज़रूरी काम कौन सा हो सकता है। अंतरा ने ध्रुव से कहा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम अभी 11 साल के हो, लेकिन जब तुम 60 के हो जाओगे और तुम्हारे मॉम डैड बूढ़े हो जाएंगे
तब भी क्या तुम यह चाहोगे कि वह तुम्हारा ख्याल रखें? ध्रुव ने अपनी दलील रखी कि वह बाद की बात है, लेकिन फिलहाल तो वह बच्चा ही है, इसलिए उसके माँ बाप को उसका ख्याल रखना चाहिए। अंतरा ने ध्रुव को बताया कि दुनिया में ऐसे करोड़ों बच्चे होंगे जिनके माँ बाप नहीं होते, इसलिए वह लोग बचपन से खुद ही अपना ख्याल रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके आगे पीछे कोई नहीं है। यह सुनकर ध्रुव ने अपना सर झुका लिया। अंतरा जानती थी कि उसने अभी ध्रुव से जो कहा था वह उसी के बारे में कुछ सोच रहा था, इसलिए उसने ध्रुव को समझाना जारी रखा। अंतरा ने ध्रुव को बताया कि उसने एक गाड़ी पर चढ़कर गाड़ी को अपने पैरों तले रौंद दिया था, क्योंकि ध्रुव को पता था कि उसके पिता के पास इतना पैसा है कि वह उस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। लेकिन क्या ध्रुव ने कभी यह सोचा था कि उस गाड़ी को बनाने के लिए कितने वर्कर्स ने दिन रात अपना पसीना बहाया होगा? अगर वह गाड़ी नहीं बिकेगी तो शायद उन वर्कर्स को उनकी सैलरी भी नहीं मिलेगी। अंतरा ने ध्रुव को समझाया कि उन वर्कर्स के बच्चों के पास ध्रुव के जितनी फैसिलिटीज़ नहीं होती। अगर उन वर्कर्स को सैलरी नहीं मिली तो उनके बच्चे कभी ऐसे अम्यूज़मेंट पार्क में आना अफोर्ड नहीं कर सकते। अम्यूज़मेंट पार्क तो छोड़ो, वह एक बास्केटबॉल खरीदना भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और फिर ऐसे बच्चों को अपनी पढ़ाई छोड़कर पैसे कमाना शुरू करना पड़ेगा। ध्रुव ने मुंह बनाते हुए अड़ियल ढंग से कहा, तुम यह सब मुझे इसलिए सुना रही हो क्योंकि मैंने तुम्हारी कंपनी की कार खराब कर दी थी? क्या मेरे डैड ने उस नुकसान के लिए पैसे नहीं दिए थे? अंतरा ने जवाब दिया कि उसके डैड ने बिल्कुल पैसे दिए थे, इसलिए कभी कभी अंतरा को ध्रुव से जलन होती है कि उसे इतने लाड प्यार करने वाले पिता मिले थे। अंतरा की बात सुनकर ध्रुव उससे थोड़ा नज़दीक गया और अंतरा से पूछा कि क्या उसके पेरेंट्स नहीं हैं? अंतरा ने जवाब दिया, मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे पिता मेरी माँ को छोड़कर चले गए थे, और मुझे जन्म देने के कुछ दिन बाद ही मेरी माँ भी गुजर गई। तुम्हें पता है, मैं 26 साल की हूँ और आज अपनी ज़िंदगी में पहली बार मैं ऐसे अम्यूज़मेंट पार्क में आई हूँ। अंतरा की बात सुनकर ध्रुव चौंक गया। वह उठकर हिचकिचाते हुए अंतरा के नज़दीक जाकर बैठा और उसे पूछा, सच में तुम यहाँ पहली बार आई हो? अंतरा ने जवाब दिया कि वह झूठ क्यों बोलेगी। जब वह छोटी थी तब उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वह ऐसी किसी जगह पर जा सके। ध्रुव अंतरा की बातें हैरान होकर सुन रहा था। अंतरा ने आगे बताया कि उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए बचपन में हमेशा उसके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे से पढ़ाई करने का ख्याल रहता ताकि उसे एक अच्छी जॉब मिल सके। यह सुनकर ध्रुव ने अंतरा से पूछा, क्या अब तुम्हारी सैलरी उतनी है कि तुम अपनी फैमिली के साथ सर्वाइव कर सको? ध्रुव का सवाल सुनकर अंतरा ने उसे बताया कि अभी तो वह ठीक ठाक ही कमाती है, लेकिन अगर ध्रुव के पापा ने उसकी कंपनी से कार नहीं खरीदी तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अब उसे आदत पड़ गई है। अंतरा ने ध्रुव को बताया कि अगर उसे इस जॉब से अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे तो वह जॉब बदल देगी। कम से कम दूसरी जॉब में उसे ध्रुव जैसे किसी बच्चे को तो झेलना नहीं पड़ेगा। अंतरा की बात सुनकर ध्रुव ने एक आह भरी और कबूल किया कि वह अंतरा के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने उसे बताया था कि अंतरा बहुत बुरी है और वह उसकी बहन गायत्री के पति को छीनना चाहती है। यह सुनकर अंतरा को कोई हैरानी नहीं हुई। वह जानती थी कि लता अपने चेहरे पर हमेशा झूठी मुस्कान लेकर घूमती है और लोगों की पीठ पीछे ऐसी साजिशें करती हैं। अंतरा को परेशान करने के लिए गायत्री के बाद अब उसने ध्रुव को अपना जरिया बनाया था, लेकिन इसके लिए अंतरा ध्रुव को दोष नहीं दे सकती थी, क्योंकि आखिर वह एक बच्चा था। लेकिन लता सच में बहुत चालाक औरत थी। उसे अच्छी तरह से पता था कि अपने मतलब के लिए किसे कब इस्तेमाल करना है। अंतरा ने अपने ख्यालों से बाहर आकर ध्रुव से पूछा, अच्छा यह बताओ, तुम अपनी बहन गायत्री और होने वाले जीजा रुद्र को पसंद करते हो? ध्रुव ने अपने कंधे उछालते हुए जवाब दिया, उन दोनों से मिले मुझे ज़्यादा वक्त तो हुआ नहीं है। फिलहाल तो मैं उन दोनों को कुछ खास पसंद नहीं करता। मेरी माँ ने बताया कि गायत्री मेरी बहन है, लेकिन मुझे उसके लिए कोई खास फीलिंग नहीं है,
इनफैक्ट वह अजीब कपड़े पहनती हैं, ऊपर से मेकअप इतना लगाती हैं कि भूतनी लगती हैं। यह सुनकर अंतरा हंस पड़ी। उसे लगा कि शायद बच्चों को मेकअप पसंद नहीं आता होगा। अंतरा ने ध्रुव को बताया कि जो भी हो, लेकिन गायत्री उसकी बहन है, यह सच्चाई है और अब वह लोग एक परिवार हैं। अंतरा के यह कहते ही ध्रुव कुछ सोचने लगा और फिर उसने अंतरा से कहा, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि तुम्हें मेरी बहन बना लूं। यह सुनकर अंतरा हैरान रह गई और ध्रुव की तरफ देखने लगी। इससे ध्रुव शर्मा गया और फिर अपनी शर्मिंदगी को गुस्से में बदलते हुए अंतरा से कहा कि उसे इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, वह तो उसने ऐसे ही कह दिया था। हालांकि ध्रुव ने कबूल किया कि अंतरा प्रीटी वुमेन है। अंतरा कुछ जवाब देने जा रही थी, लेकिन ध्रुव की बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी। ध्रुव का कहना था कि उसके इतना चिल्लाने और रूडली बात करने के बावजूद भी अंतरा उसे प्यार से उसे समझा रही थी। इससे यह बात साफ थी कि अंतरा दिल की अच्छी थी, इसलिए ध्रुव को अंतरा गायत्री से बेहतर लगती थी। ध्रुव के मुंह से यह सब सुनकर अंतरा हैरान रह गई थी। उसने तो खुद को ध्रुव के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार कर लिया था। अंतरा ने सोचा भी नहीं था कि ध्रुव न सिर्फ शांत हो जाएगा, लेकिन उसकी इतनी तारीफ भी करेगा। आखिर अंतरा ने ध्रुव से कहा, तो फिर चले बाहर। ध्रुव ने जवाब दिया, लेकिन अगर हम एंट्रेंस से बाहर निकलेंगे तो एम्बैरेसिंग हो जाएगा कि हम लेवल्स पार नहीं कर सके। यह सुनकर अंतरा ने ध्रुव को बताया कि अगर वह लोग सारे लेवल्स पार करके बाहर निकलेंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा और रास्ते में पता नहीं कितने भूत वगैरह आएंगे। अंतरा की बात सुनकर ध्रुव दुविधा में पड़ गया। सारे लेवल्स पार करने में भूतों का सामना करने का खतरा था, लेकिन दूसरी तरफ एंट्रेंस से बाहर निकलने में एक लड़के होने के अहंकार को चोट पहुंचने वाली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सा रास्ता चुने। कुछ देर सोचने के बाद ध्रुव ने फैसला लिया और खड़ा हो गया। उसने अंतरा का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम मुझे सारे लेवल्स पार करवा दोगी। अंतरा को ध्रुव के हाथ का पसीना महसूस हो रहा था। उसने ध्रुव को जवाब दिया, मैं ट्राई करूंगी, लेकिन कोई गारंटी नहीं दे सकती। लेकिन ध्रुव को अंतरा पर बहुत कॉन्फिडेंस था। उसने अंतरा से कहा, अरे तुम फिक्र मत करो, भूत भी तुमसे डर जाएंगे, लेकिन अगर मैं एंट्रेंस से बाहर निकला तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मुझे कायर कहेंगे, इसलिए हमें लेवल्स पार करके ही बाहर निकलना है। अब टाइम वेस्ट मत करो, चलो जल्दी। ध्रुव ने यह कहा ही था कि अंतरा का फ़ोन बजा। उसके फ़ोन उठाते ही सामने से आवाज़ आई, तुमने आगे के लेवल्स पार करने का फ़ैसला किया है? इस बार मिस्टर शैडो ने सीधी मुद्दे की बात पूछी। मिस्टर शैडो का सवाल सुनकर अंतरा हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आया कि मिस्टर शैडो को कैसे पता चला। ध्रुव को काबू में करने के लिए मिस्टर शैडो ने अंतरा की तारीफ़ की। उसने अंतरा को बताया कि अगर अंतरा आज ध्रुव को लेवल्स पार करवा कर बाहर ले जाने में कामयाब रही तो ध्रुव आगे कभी भी अंतरा के खिलाफ कुछ गलत कहने या करने की हिम्मत नहीं करेगा। अंतरा ने मिस्टर शैडो की बात सुनते हुए ध्रुव की तरफ देखा और मुस्कुराई। ध्रुव ने अपने बोहें उठाकर अंतरा को टोका कि वह हंसना बंद करके फ़ोन रखे और जल्दी से बाहर जाने का रास्ता ढूंढे, लेकिन अंतरा कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करने वाली थी। उसने ध्रुव से कह दिया, अगर तुम ऐसे मुझे ऑर्डर्स दोगे तो मैं अकेली बाहर चली जाऊंगी। यह सुनकर ध्रुव ने जवाब दिया, ओए कमीनी, मेरा मतलब है प्रीटी वुमेन, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तू कुछ भी बोलेगी। यह मत भूलो कि मैं बाहर निकलकर अपने डैड से तुम्हारी कंप्लेंट कर सकता हूँ। अंतरा को किसी का डर नहीं था, इसलिए उसने ध्रुव से कह दिया कि उसे जो करना है बेशक कर ले। फ़ोन की दूसरी तरफ से मिस्टर शैडो ने हंसते हुए अंतरा से कहा कि उसने सुना कि ध्रुव अंतरा की खूबसूरती की तारीफ़ कर रहा था। अंतरा ने मिस्टर शैडो को याद दिलाया कि ध्रुव ने उसे खूबसूरत कहने से पहले कमीनी कहा था। मिस्टर शैडो ने अंतरा को बताया कि ध्रुव जैसे लड़के अक्सर ऐसा करते हैं, वह जिसे पसंद करते हैं उसे बहुत परेशान करते हैं। वह उस लड़की को एक नए नाम से पुकारते हैं। अगर वह लड़की उनके स्कूल में ही पढ़ती हो तो लड़की की बुक्स में कॉकरोच या मकड़ी भी रख देते हैं। लड़के ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लड़की रोए और उसी लड़के से मदद मांगे। अंतरा के साथ कभी ऐसा स्कूल रोमांस नहीं हुआ था, इसलिए मिस्टर शैडो ने जो कहा उसमें से कुछ भी उसे फील नहीं हुआ।
अंतरा ने मिस्टर शैडो को छेड़ा कि उसे इतना सब मालूम है तो इसका मतलब उसने ज़रूर ऐसी हरकतें की होंगी। मिस्टर शैडो ने इनकार नहीं किया। उसने अंतरा को बताया कि जब वह ध्रुव की तरह 11 साल का था तब वह हाई स्कूल की तैयारी कर रहा था। यह सुनकर अंतरा को यकीन नहीं हुआ कि कोई इतनी छोटी उम्र में हाई स्कूल कैसे जा सकता है। मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा कि यह बात सच है या नहीं वह अंतरा को बाद में पता चल ही जाएगा। फिलहाल अंतरा का बाहर निकलना ज़रूरी है। और फिर अंतरा से पूछा कि क्या वह अकेली बाहर का रास्ता ढूंढ पाएगी। इस सवाल का अंतरा के पास जवाब नहीं था क्योंकि उसे पता नहीं था कि सारे लेवल्स पार करने में कितना वक्त लगेगा, रास्ते में क्या क्या होगा। ऊपर से ध्रुव भी उसके साथ था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यह कैसे करेगी। अंतरा ने मिस्टर शैडो से पूछा, क्या इस बार आप मेरी मदद नहीं करेंगे? जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा, नहीं, क्योंकि अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। अंतरा को समझ नहीं आया कि मिस्टर शैडो ने ऐसा क्यों कहा। अंतरा ने ऐसा तो कुछ नहीं किया था कि मिस्टर शैडो उससे नाराज़ हो। ऋषभ के साथ तो वह मिस्टर शैडो से पूछ कर ही आई थी और अम्यूज़मेंट पार्क पहुंचते ही अंतरा की मुलाकात श्रेया से हुई थी, जिसने ऋषभ की कार में बैठने की ज़िद की थी। लेकिन अंतरा एक बच्ची और उसकी माँ से मिलकर थोड़ी देर बातें करने से मिस्टर शैडो को क्या दिक्कत हो सकती है। मिस्टर शैडो ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं था। आखिर में कुछ ना सूझने पर अंतरा ने मिस्टर शैडो से पूछा कि क्या उसे अंतरा की किसी बात पर गुस्सा आया है। मिस्टर शैडो ने अंतरा को बताया कि वह अंतरा से नहीं बल्कि खुद से गुस्सा है। मिस्टर शैडो ने अपने दांत भींचते हुए अंतरा से कहा, मुझे उससे पहले ही छुटकारा पा लेना चाहिए था तो शायद तुम्हें इतना परेशान नहीं होना पड़ता और मैं भी खुलकर तुम्हारा साथ दे सकता था। यह सुनकर अंतरा को कुछ समझ नहीं आया कि मिस्टर शैडो क्या कहना चाहता था, इसलिए उसने टॉपिक बदलते हुए कहा कि वह लोग यह सब बातें बाद में करेंगे क्योंकि अंतरा अभी भी घोस्ट हाउस में है, इसलिए पहले उसका वहाँ से निकलना ज़रूरी है। मिस्टर शैडो अंतरा से सहमत था। उसने अंतरा को बताया कि वह दोनों रात को घर पहुंचकर इस टॉपिक पर बात करेंगे। मिस्टर शैडो की बात से लग रहा था कि वह कोई तो साजिश कर रहा था, शायद किसी दुश्मन को फंसाने के लिए जाल बिछा रहा था। आखिर मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा, अब बताओ तुम्हारे आसपास में क्या दिख रहा है। मिस्टर शैडो के यह शब्द सुनकर अंतरा ने राहत की सांस ली। अंतरा के एक हाथ में फ़ोन था और दूसरे हाथ से उसने ध्रुव का हाथ पकड़ रखा था। उन दोनों ने चलना शुरू किया। अंतरा आगे बढ़ती गई और मिस्टर शैडो को बताती गई कि आसपास क्या दिख रहा है क्या नहीं। मिस्टर शैडो अंतरा को सूचनाएं देने लगा, यहाँ पर एक दरवाज़ा है, वह नकली दरवाज़ा है, आगे 2 रास्ते दिख रहे हैं, लेफ़्ट वाला रास्ता लो। अंतरा ने धीरे धीरे चलते हुए लेफ़्ट वाला रास्ता लिया और थोड़ा आगे चलते ही उसे डिम लाइट्स दिखीं। उसने मिस्टर शैडो से पूछा कि उसे कैसे पता चला कि यह रास्ता सही है। मिस्टर शैडो ने अंतरा को समझाया कि घोस्ट हाउस का एरिया लिमिटेड है और वहाँ काफ़ी सारे चेक पॉइंट्स हैं। अंतरा ने मिस्टर शैडो को घोस्ट हाउस का लेआउट बताया था। उससे मिस्टर शैडो को समझ आ गया था कि सारे चेक पॉइंट्स एस शेप के पैटर्न में होने चाहिए, इसलिए अगर अभी वाला चेक पॉइंट लेफ़्ट साइड में आया है तो इसका मतलब अगला राइट साइड में आएगा। इस तरह अंतरा मिस्टर शैडो की मदद से लगभग आधे घंटे तक चलती रही। मिस्टर शैडो को पता था कि इस दौरान 6-7 भूत आने वाले थे, इसलिए इस बारे में उसने अंतरा को पहले से ही सावधान कर रखा था। इसलिए अंतरा भी भूतों का सामना करने के लिए तैयार थी। और थोड़ी देर चलने के बाद आखिर अंतरा और ध्रुव घोस्ट हाउस के बाहर निकलने में कामयाब रहे। अंदर इतना अंधेरा था कि बाहर पहुंचते ही रोशनी की वजह से कुछ देर तक दोनों की आंखें नहीं खुल रही थी। अंतरा ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें हल्की सी खोलकर आसपास लोगों को देखा। घोस्ट हाउस के अंदर जो कुछ भी हुआ था वह अंतरा को एक सपने जैसा लगा। अंतरा और ध्रुव के बाहर आते ही कुछ लोगों ने उन दोनों को घेर लिया और ध्रुव से पूछने लगे, क्या बात है, इतने छोटे होने के बावजूद तुमने घोस्ट हाउस से बाहर आने का रास्ता कैसे ढूंढा? हमने बहुत बार कोशिश की लेकिन हम पहला चेक पॉइंट भी क्रॉस नहीं कर पाए। क्या तुम हमें बता सकते हो तुमने यह कैसे किया? खुद की तारीफ सुनकर ध्रुव थोड़ा चौंक गया, क्योंकि घोस्ट हाउस के अंदर तो उसने कुछ किया ही नहीं था। वह तो बस अंतरा का हाथ पकड़कर चल रहा था।
जब कोई भूत भी आता था तो अंतरा ध्रुव को अपने पीछे छुपा लेती थी ताकि ध्रुव भूत को देख ना पाए। ध्रुव ने उन लोगों से कहा, एक्चुअली मैंने कुछ नहीं। ध्रुव अपनी बात पूरी करे उससे पहले उसने एक आवाज़ सुनी, ध्रुव मेरा बच्चा। वह आवाज़ लता की थी। लता को देखते ही ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए। उसके आसपास खड़े लोगों को धक्का देते हुए ध्रुव लता की तरफ दौड़ा और उसके गले लग गया। लता ने ध्रुव की पीठ को सहलाते हुए कहा, बहुत रो लिया बेटा, अब मत रो। मुझे पता है तुझे बहुत सताया गया है। तुम बस एक बार बताओ तुम्हें किसने परेशान किया है। तुम्हारे पापा उसे छोड़ेंगे नहीं। महेश लता की बात का मतलब समझ रहा था। वह अंतरा को घूर रहा था। ध्रुव कुछ बोल नहीं रहा था और बस रोए जा रहा था। महेश ध्रुव के पास गया और उसके सर पर हाथ रखते हुए पूछा, हाँ बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। उस अंतरा ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? अगर उसने तुम्हें परेशान किया है तो मुझे अभी बताओ। ध्रुव कुछ जवाब दे उसके पहले लता ने महेश से कहा, आप तो जानते हैं हमारा ध्रुव डरपोक नहीं है। बचपन से ही आपने उसे बहादुर बनाया है। ध्रुव नकली भूतों से डरकर इतना कभी नहीं रोएगा। जरूर इसे डराया धमकाया है। लता की बात सुनकर महेश कहने लगा कि वह लता की बात का मतलब समझता है और फिर उसने सफाई दी कि उसका पिछले 20 साल से अंतरा की माँ माधुरी से कोई कांटेक्ट नहीं था, इसलिए उसे अंतरा के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन ध्रुव उसका अपना खून है। उसे कोई तकलीफ हो यह महेश बिल्कुल नहीं देख सकता। लता ने रोने का नाटक करते हुए महेश को बताया कि अगर महेश चाहे तो लता अंतरा को अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए वह अपने बेटे को दुखी नहीं कर सकती। महेश ने लता को शांत करते हुए कहा कि वह जानता है कि लता बहुत नेक दिल है, लेकिन अब उसे इस मामले में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब महेश खुद ही संभाल लेगा। यह सुनकर लता ने महेश की छाती पर अपना सर रखकर रोते हुए कहा, आपके जैसा पति देकर भगवान ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। महेश ने लता की पीठ को सहलाते हुए जवाब दिया, अब रोना बंद करो और ध्रुव को कुछ खिलाओ पिलाओ, तब तक मैं उस लड़की से बात करता हूँ। यह कहते हुए महेश की नज़र अंतरा पर थी, जो कि उन लोगों से थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। महेश की बात सुनकर लता ने अपना सर हाँ में हिलाया और समझदार औरत बनने का नाटक करते हुए महेश से विनती करने लगी कि वह अंतरा पर गुस्सा ना करे, क्योंकि आखिर में अंतरा माधुरी की बेटी है। शायद उसे अपनी माँ के बारे में जानना होगा। लता की बात सुनकर महेश ने कहा कि लता बहुत ही भोली है। अभी वह इतनी दुखी है, फिर भी माधुरी और उसकी बेटी के बारे में इतना कुछ सोच रही हैं। महेश का कहना था कि लता के इस भोलेपन की वजह से ही सब लोग उसे परेशान करते रहते हैं। महेश अपने और माधुरी के बीते हुए कल को याद नहीं करना चाहता था, लेकिन माधुरी की बेटी अंतरा ने महेश के एकलौते बेटे को सताया था। इसलिए चाहे जो हो जाए महेश अपने गुस्से को पी नहीं सकता था। महेश ने अंतरा की तरफ अपने कदम बढ़ाए। महेश के वहाँ से जाते ही लता के चेहरे से बेचारेपन के हाव भाव गायब हो गए और धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आने लगी। लता ने मन में ही मजाक उड़ाया कि 20 साल पहले जब अंतरा की माँ लता को नहीं हरा पाई थी, तो अब अंतरा की क्या बिसात। लता यह सब सोच रही थी, तब ध्रुव ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मॉम बहुत प्यास लगी है, मुझे कोक पीनी है। यह सुनकर लता ने भी अपने चेहरे से नकली आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए ध्रुव के माथे को चूमा और ध्रुव को लेकर फूड स्टॉल्स की तरफ चलने लगी। ध्रुव ने चलते चलते कहा, माँ, दीदी ने मुझे परेशान नहीं किया था। दरअसल मैं भूतों से बहुत डर गया था, इसलिए रो रहा था। यह सुनते ही लता के पांव रुक गए और उसने एक झटके से ध्रुव की तरफ देखते हुए पूछा, तुमने अंतरा को क्या बुलाया? ध्रुव ने जवाब दिया, दीदी, उस दिन कार एग्जीबिशन में तुमने ही उसे दीदी बुलाने कहा था ना। लता ने ध्रुव को बताया कि उसकी सिर्फ एक ही बहन है, गायत्री। यह कहने के बाद लता ने ध्रुव के कान भरे कि अंतरा बहुत बुरी इंसान है और वह ध्रुव के डैड को ध्रुव से छीन लेना चाहती हैं। लता ने ध्रुव से पूछा कि अगर अंतरा अपने इरादों में कामयाब हो गई तो फिर उन दोनों का क्या होगा। लता की बात सुनकर ध्रुव को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया।
उसने अपने भौहें उठाते हुए लता से कहा। लेकिन मॉम, मुझे तो वह बिल्कुल बुरी इंसान नहीं लगी, तो फिर वह डैड को मुझसे क्यों छीनना चाहती है? ध्रुव का सवाल सुनकर लता ने उसे याद दिलाया कि उसने ध्रुव को भेड़िए वाली कहानी सुनाई थी ना। अंतरा बिल्कुल वैसी है, इंसान के रूप में भेड़िया। अगर ध्रुव अंतरा से सावधान नहीं रहा तो अंतरा उस पर कभी भी हमला कर देगी। लता की बात सुनकर ध्रुव अपना सर खुजाने लगा। वह दुविधा में पड़ गया था। एक तरफ उसकी खुद की फीलिंग्स थी और दूसरी तरफ उसकी माँ की चेतावनी। लेकिन एक बच्चा खुद से भी ज़्यादा अपनी माँ पर भरोसा करता है, इसलिए आखिर में ध्रुव ने अपनी माँ पर भरोसा करने का फैसला किया। बेटा, अब मुझे यह बताओ कि घोस्ट हाउस के अंदर तुमने क्या सुना था? ध्रुव अपने ख्यालों में था, तब लता ने उसे यह पूछा। ध्रुव ने जवाब दिया कि उसने बस डरावना म्यूजिक सुना था। लता ने ध्रुव को बताया कि वह अंतरा, गायत्री और रुद्र के बारे में पूछ रही है। क्या ध्रुव ने उन तीनों की बातें सुनी थी? क्या उन तीनों में कोई अजीब बातें हुई थी? ध्रुव ने बताया कि उसे ज़्यादा तो कुछ पता नहीं, लेकिन अंतरा ने यह कहा था कि गायत्री को घोस्ट हाउस में नहीं आना चाहिए था, इसलिए उसने स्टाफ को बुलवाकर गायत्री को बाहर भिजवा दिया था। लता ने ध्रुव से पूछा कि और ऐसी कोई बात जो उसने सुनी हो? ध्रुव सोचते हुए अपना सर ना में हिला रहा था। तब अचानक उसे कुछ याद आया और उसने लता से कहा, अरे हाँ, वह अंतरा किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। शायद वह कोई आदमी था, लेकिन बहुत स्मार्ट लग रहा था। उसी ने हमें सारे लेवल्स पार करने में मदद की थी, इसलिए तो हम लोग जल्दी से बाहर आ सके। यह सुनकर लता को लगा कि अब जाकर ध्रुव मुद्दे पर आया। उसने ध्रुव को आगे पूछा, वेरी गुड बेटा, अब यह बताओ कि वह दोनों क्या बातें कर रहे थे? क्या अंतरा ने उस आदमी का नाम बोला था? ध्रुव ने अपना सर ना में हिलाते हुए जवाब दिया, क्या बातें कर रहे थे यह तो पता नहीं, और उसका नाम शायद एक बार लिया था। क्या नाम था? शायद डो, ऐसा ही कुछ बोला था, लेकिन मेरा ध्यान नहीं था क्योंकि मुझे अंदर बहुत डर लग रहा था। ध्रुव की बात सुनकर लता ने उसे गले लगा लिया और सोच में पड़ गई कि डो से किसी का क्या नाम हो सकता है। लता और ध्रुव यह सब बातें कर रहे थे। उसी वक्त महेश अंतरा के पास पहुंच गया था। जब महेश लता के पास से निकला था तब काफ़ी गुस्से में था, लेकिन न जाने क्यों अंतरा के पास पहुंचने तक उसका गुस्सा शांत होने लगा था। हालांकि महेश और अंतरा दोनों की पहले मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, इसलिए महेश ने अंतरा को अपना पूरा नाम बताया। जवाब में अंतरा ने भी अपना नाम बताया। अंतरा ने अपने पिता के साथ पहली मुलाकात के बारे में काफ़ी सारी बातें सोच रखी थी। जब वह दोनों मिलेंगे तब शायद दोनों की आंखों में आंसू होंगे। उसके पिता सफाई देंगे कि उन्होंने मजबूरी में उसकी मां को छोड़ा था, लेकिन अंतरा ने यह कभी नहीं सोचा था कि उसकी अपने पिता से पहली मुलाकात ऐसे फॉर्मेलिटी के साथ अपने नाम बताते हुए होगी। अंतरा यह सब सोच रही थी तब महेश ने कहा, मिस अंतरा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कैफ़े में बैठकर बात करें? अंतरा को पता था कि महेश उसके साथ ध्रुव के बारे में ही बात करना चाहता है, फिर भी उसने मना नहीं किया और महेश के साथ कैफ़े में गई। कैफ़े में काफ़ी भीड़ थी, लेकिन फिर भी दोनों को एक कोने में एक छोटा टेबल मिल गया। महेश ने अपने लिए आइस्ड टी और अंतरा ने अपने लिए कॉफ़ी मंगवाई। वेटर के जाने के बाद कुछ देर के लिए दोनों में से कोई कुछ बोल नहीं पाया। आखिर में महेश ने खामोशी को तोड़ते हुए अंतरा से कहा, दरअसल मुझे बहुत सालों से आइस्ड टी पीने की आदत है। यह सुनकर अंतरा ने सिर्फ मुस्कुराया। वापस से एक खामोशी छा गई। कुछ देर में वेटर दोनों के ऑर्डर लेकर आया। उसके जाने के बाद महेश ने अंतरा से कहा, तुम्हारी माँ भी आइस्ड टी पीती थी, लेकिन शायद तुम उस पर नहीं गई हो। यह सुनकर अंतरा ने महेश की आंखों में देखते हुए पूछा, आप मेरी माँ को जानते हो? इसके जवाब में महेश ने अंतरा से कहा, बिल्कुल, और तुम एकदम अपनी माँ जैसी दिखती हो। यह कहने के बाद महेश ने मुद्दे पर आते हुए अंतरा को बताया कि बीते हुए कल की बहुत सारी बातें हैं जिसका उनके आज पर असर पड़ रहा है, तो सारी बातें एक बार में क्लियर कर देनी चाहिए ताकि आगे चलकर उन दोनों के बीच में कोई ऑकवर्डनेस ना रहे।
अंतरा महेश की बात से सहमत हुई। उसने महेश से कह दिया कि वह भी पिछले 20 साल से जानना चाहती हैं कि जो औरत महेश के लिए कुंवारी माँ बनने वाली थी, उसे महेश इतनी निर्दयता से क्यों छोड़कर गया था, और अब तक महेश को इस बात का बिल्कुल भी अफसोस क्यों नहीं था। महेश ने सोचा नहीं था कि अंतरा ऐसे सीधा उस पर हमला कर देगी। महेश ने समझाया कि अंतरा को पता नहीं है कि अतीत में क्या हुआ था। अंतरा ने महेश को जवाब दिया कि इसलिए वह जानना चाहती हैं कि 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि महेश अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को छोड़कर चला गया था। यह सुनकर महेश के अंदर का गुस्सा फिर से भड़क रहा था। अंतरा ने महेश से पूछा, मुझे बस यह जानना है कि क्या लता के साथ आपका अफेयर मेरी माँ को प्रेग्नेंट करने से पहले से चल रहा था? लता का नाम आते ही महेश का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपने गुस्से को दबाते हुए अंतरा को टोका, लता उम्र में तुमसे बड़ी है, तुम उसे नाम से कैसे पुकार सकती हो? क्या तुम्हारे दोनों मामा ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? अपने दोनों मामा का नाम सुनकर अंतरा को भी गुस्सा आ गया और उसने महेश से कहा, आप तो अब्रोड रहते थे ना, वहाँ तो किसी भी उम्र के लोगों को नाम से ही बुलाते हैं। क्या आप वहाँ पर भी सबको ऐसे ही टोका करते थे, या फिर आप हमेशा से ही दोगले हैं और लता के खिलाफ कुछ सुन नहीं सकते? अंतरा की बात सुनकर महेश को गुस्सा आया और उसने टेबल पर अपना हाथ मारते हुए अंतरा से कह दिया कि अब वह अंतरा के साथ आगे कोई बात नहीं करना चाहता। अंतरा ने अपना गुस्सा दबाने के लिए एक गहरी सांस ली और महेश को याद दिलाया कि वही अंतरा को कुछ बताने के लिए इस कैफे में लेकर आया था। महेश के चेहरे पर अंतरा के लिए नफरत थी। उसने अंतरा से कहा, ठीक है, अब जब तुम बदतमीजी पर ही उतर आई हो तो मैं भी साफ साफ कह देता हूँ, मेरी सिर्फ एक औलाद है, वह है ध्रुव। इसलिए मेरा पैसा, प्रॉपर्टी, सब कुछ सिर्फ उसे मिलेगा। तो मेरी दौलत पाने के बारे में कभी सोचना भी मत। यह सुनकर अंतरा हैरान रह गई। अंतरा ने महेश से पूछा कि क्या वह यह भी नहीं मानता कि अंतरा उसकी बेटी है? महेश ने मजाक उड़ाते हुए अंतरा को बताया कि सब बेवकूफ़ नहीं है कि अंतरा कहेगी और सब मान लेंगे कि वह महेश दीक्षित की बेटी है। महेश ने कबूल किया कि उसका अंतरा की मां माधुरी से रिश्ता था, लेकिन जल्दी ही उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था और उसके बाद वह दोनों ना कभी मिले थे, ना कभी उन दोनों के बीच कोई बात हुई थी। महेश ने कहा कि वह जानता है कि अंतरा की नज़र उसकी दौलत पर है, इसलिए वह यह सब नाटक कर रही है। महेश यह सब बोलते हुए आवेश में आ गया था। उसने शराफत का मुखौटा अपने चेहरे से उतार दिया था। महेश अपनी बात बोलकर चुप हो गया था, फिर भी अंतरा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। वह बस महेश को देख रही थी। यह वही बाप था जिसका पिछले 20 सालों से अंतरा इंतज़ार कर रही थी। यह वही आदमी था जिसके लिए अंतरा की माँ ने अपनी जान दांव पर लगाकर उसे पैदा किया था। अंतरा को एहसास हुआ कि उसकी माँ ने एक ऐसे आदमी पर अपनी उम्मीदें लगा रखी थी जो उसके लायक भी नहीं था।